Hello everyone. So here I am with yet another video on the topics which are important for Indian polity and governance, especially for UPPCS. So let us look into these topics and the main important things which we need to look into thoroughly. We have to learn it up properly and then revise it up in very quick intervals of time. So let us start with the discussion. फंडामेंटल ड्यूटीज़. ओके, फंडामेंटल ड्यूटीज़, पहली बात ड्यूटी से आपको ये समझ में आ रहा होगा दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट समथिंग विच इज़ टू बी परफॉर्म्ड बाय द साइड ऑफ द सिटीजन्स, लोगों की तरफ से परफॉर्म किए जाना है. ओके, so fundamental duties in the Indian constitution are inspired by the constitution of erstwhile USSR. ठीक है, ये USSR जो पहले था उससे इंस्पायर्ड है. ठीक है, these were added on the recommendation of which committee? Swaran Singh Committee through the 42nd Constitutional Amendment Act of 1976. This amendment added a new part, that is part 4A. ठीक है, पार्ट 4A को इसने ऐड किया था, which consists of only one article and that is article 51A. ओके, ये 51A की बात कर रहा है. नेक्स्ट इज presently the number of fundamental duties as per the 51A is 11. ठीक है, हमारी कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं? 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं आर्टिकल 51A के तहत. ठीक है, और आर्टिकल 51 किसके बारे में है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट में है. ओके, whereas originally at the time of its inclusion in the Constitution the number was 10. The 11th fundamental duty was added, an important question indeed, by the 86th Constitutional Amendment Act of 2002. ठीक है, तो ये 2002 के 86th Constitutional Amendment के तहत इस एक्ट के तहत हमें 11th वाली फंडामेंटल ड्यूटी दी गई थी. ओके, ना नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 51A इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन. ठीक है, ये हर किसी की ड्यूटी होनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि हम पे ये इन्फोर्स किया जाएगा, मतलब लीगली हमको ये कोई फोर्स नहीं कर सकता कि आपको ऐसा करना ही करना है. जैसे वी कैन क्लेम अगेंस्ट द गवर्नमेंट जो हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट हमारे अगेंस्ट फंडामेंटल ड्यूटीज़ को क्लेम नहीं कर सकती. आप अपनी ड्यूटी किसी के लिए निभा रहे हैं, वो आपकी ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे निभा रहे हो या आप कितनी इंटेंसिटी के साथ उसको निभाना चाहते हो. इट विल नॉट बी अ फैक्टर विच कैन बी इम्पोज्ड अपॉन यू, है ना. So over here also we are going to look into this. According to Article 51A, it shall be the duty of every citizen of India to abide by the Constitution and respect the national flag and the national anthem. ठीक है, तो नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम की भी रिस्पेक्ट करना, ठीक है, ये हमारी एक ड्यूटी होनी चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट इज to cherish and follow the noble ideas which inspired our national struggle for freedom. ठीक है, national struggle for freedom मतलब कि हमारे देश के लिए जो उस समय लड़ाइयाँ लड़ी गई थी उनके नाम पे, मतलब वी शुड नॉट रिलीज इम्पोस्टर्स, हमें कुछ बकवास नहीं करना है उनके अगेंस्ट. टू प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया. ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं. ठीक है, तो हमें इंडिया की सोवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी बना के रखना चाहिए. ठीक है, और ये सब कुछ कंपोनेंट्स हैं जो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर में भी हैं. ओके, टू डिफेंड द कंट्री, बिल्कुल जब भी ज़रूरत पड़े हमारे कंट्री के लिए हमें खड़े होना चाहिए. टू प्रमोट द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंगस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया. ठीक है, जैसे भी जो भी रिलीजन के हम लोग हैं, जो भी कास्ट के हैं, जिस भी जगह से हैं, बट वी शुड हैव अ कॉमन ब्रदरहुड फीलिंग अमंगस्ट ऑल ऑफ अस. ठीक है, हमें एक भाईचारा की स्पिरिट रख के एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और अपने देश के लोगों के लिए हमेशा हर तरीके से सपोर्टिव रहना चाहिए. टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कॉम्पोजिट कल्चर. ओके, तो हमें जैसे जो भी हमारी रिच कल्चरल हेरिटेज हैं, जैसे ताजमहल है और रेड फोर्ट है एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सो वी शुड नॉट गो देयर एंड स्प्लिट इट अप. वहाँ पे थूक वूक के नहीं आना है और ऐसी हरकत नहीं करनी है. टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट. ठीक है, तो एनवायरनमेंट को भी इम्पोर्टेंस दी गई है हमारे DPSP में. ओके, टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी. ठीक है, तो साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना है और एक
इंक्वायरी की स्पिरिट भी डेवलप करनी है, एंड टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी को हार्म नहीं करना है, to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity. ठीक है, तो इंडिविजुअल और कलेक्टिव एक्टिविटी हर तरीके से सपोर्ट करना है इसको. हु इज़ अ पेरेंट और गार्जियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और एज द केस में बी वॉर्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 years. 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002. देखो आपको यहाँ पे क्या बता रहा है कि पेरेंट्स को ये इंश्योर करना चाहिए कि उनका बच्चा 6 से लेके 14 ईयर्स की एज तक, आई एम रिपीटिंग इट अप, 6 से 14 ईयर्स की एज तक एजुकेशन पाए. ठीक है, उसको एजुकेशन मिलनी चाहिए, उसको अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए एजुकेशन को रिसीव करने की, अकॉर्डिंग टू द 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002. ओके, नाउ नेक्स्ट इज DPSP. ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में हम पढ़ेंगे इधर. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी होते क्या हैं? ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये मेंशन हमने कहाँ से लिया है, तो पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, हमारे पार्ट 4 का हिस्सा है ये, एंड फ्रॉम आर्टिकल्स 36 to 51. ओके, 51A अभी मैंने बताया क्या है. 51A इज विच वन? इट इज़ फंडामेंटल ड्यूटीज़. ठीक है, और पार्ट 4 का आर्टिकल्स 36 to 51 हम पढ़ते हैं DPSP के बारे में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. ठीक है, डायरेक्टिव मतलब क्या होता है कि आप किसी को एक निर्देश दे रहे हो ना कि इस तरीके से काम होना चाहिए, इस तरीके से आपको आगे बढ़ना है. ओके, सो यू कैन अंडरस्टैंड थिंग्स फ्रॉम दिस. द आइडिया ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इज बोरोड फ्रॉम इरिश कॉन्स्टिट्यूशन. अगेन इंपॉर्टेंट, कहाँ से लिया गया है इसका सोर्स. ओके, so source of directive principles of state policy is Irish constitution. Article 37 deals with application of the principles contained in this part. ठीक है, Article 37 में भी हम इस डील करते हैं कि how to deal with the principles of this part. Now directive principles are again non justiciable, मतलब हम जाके कोर्ट में लड़ नहीं सकते हैं कि ये चीज़ फुलफिल नहीं हुई है तो अब हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे. नो, इट इज़ नॉन जस्टिसेबल. इट इज़ जस्ट अ सेट ऑफ गाइडलाइंस विच यू कैन फॉलो, विच द गवर्नमेंट नीड्स टू फॉलो वाइल फ्रेमिंग द लॉज. ठीक है, the constitution article 37 itself says that these principles are fundamental in the governance of the country. ठीक है, ये कंट्री के गवर्नेंस में फंडामेंटल रोल प्ले करेंगे. एंड इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दीज प्रिंसिपल्स इन मेकिंग लॉज. और ये स्टेट की ड्यूटी होनी चाहिए लॉज को फ्रेम करते वक्त इनको इम्प्लीमेंट करने की. दे एम्बॉडी द कॉन्सेप्ट ऑफ अ वेलफेयर स्टेट. ठीक है, ये वेलफेयर स्टेट की चीज़ को इम्प्लाई करता है यहाँ पे. Article 38 says the state to secure a social order for the promotion of welfare of the people. Article 39A added by the 42nd Amendment provides for the equal justice and free legal aid to poor. ठीक है, मतलब कि आर्टिकल 39A के तहत ऐसा हमने 42nd अमेंडमेंट के थ्रू भी ऐड किया था कि सबको एक जैसा जस्टिस मिलना चाहिए और फ्री लीगल एड, जैसे इसीलिए तो शायद आई गेस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लाया गया था. ठीक है, PIL वॉज ब्रॉट एट दैट टाइम. ठीक, तो इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड गरीबों के लिए होना चाहिए. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत आर्टिकल 40 अगेन इम्पॉर्टेंट इनफ. ये हमेशा हमसे पूछा जाता है, हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि आर्टिकल 40 किस चीज़ से रिलेटेड है. सो इट इज़ रिलेटेड टू विलेज पंचायत. एंड 44 इज़ ऑल्सो आस्क्ड, जो कि रिलेटेड है किससे? UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड है. वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन नॉट अफोर्ड टू फॉरगेट दिस अप. राइट टू वर्क टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टन केसेस, ये आर्टिकल 41 में आता है. ठीक है, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज आर्टिकल 43A. ठीक है, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स के कॉन्टेक्स्ट में है ये. प्रोविजन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 years आर्टिकल 45. ठीक है, तो आर्टिकल 45 कहता है कि जो भी बच्चे 6 साल से कम की उम्र के हैं उन्हें हमें क्या करना चाहिए? अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन देने की ज़रूरत है.
ठीक है, किस एज ग्रुप के लिए बोल रहा है, तो ये 6 इयर्स के बच्चों से कम की एज के लिए, मतलब 6 इयर्स एंड बिलो, ठीक है, 6 इयर्स से बिलो के बच्चों के लिए बोल रहा है। तो आपने ये देखा कि एजुकेशन के बारे में हमने कहाँ पे पढ़ा है। देखिए हमने यहाँ पे DPSP में भी पढ़ लिया है और हमने अभी फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी पढ़ा था। ओके, नाउ प्रमोशन of educational and economic interests of scheduled caste, scheduled tribes and other weaker sections, आर्टिकल 46, ठीक है, ये बेसिकली इन लोग के एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में है, ठीक है, जो SC STs और जो भी वीकर सेक्शंस है सोसाइटी में उनके लिए। इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये क्या है हमारा, ये तो हम कहाँ पे पढ़ते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में भी पढ़ते हैं इसके बारे में, SDGs में इसको कवर करते हैं। एंड वी आर गिविंग SDG अ प्लेस इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। सी हाउ थिंग्स आर इंटरलिंक्ड, राइट? सो वी शुड फोकस अपॉन रेजिंग द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन। हमें अपने लोगों के न्यूट्रिशन उनको अच्छा मिल रहा है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव हो रहा है कि नहीं, और पब्लिक हेल्थ पे ध्यान देना, उसको ध्यान में रख के पॉलिसीज़ फ्रेम करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज़ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, ये एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री के कॉन्टेक्स्ट में है, आर्टिकल 48। एंड आर्टिकल 48A अगेन इम्पॉर्टेंट, प्रोवाइड्स फॉर प्रोटेक्शन ऑन एंड इम्प्रूवमेंट एंड सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है, तो ये फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को भी एक जगह मिल गई यहाँ पे अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 48A, ठीक है। आर्टिकल 49 प्रोवाइड्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, ठीक है। तो यहाँ अभी हमने इसके बारे में फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी पढ़ा था और अभी हमने यहाँ पे भी पढ़ लिया। मॉन्यूमेंट्स और नेशनल इम्पोर्टेंस के लिए जो जगह हैं उनको बहुत ही अच्छे से संजो के रखना, ठीक है, दिस इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ DPSP। एंड सेपरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आई वुड से, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, आर्टिकल 50, ठीक है, जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट करना, this is also covered under article 50. Promotion of international peace and security is covered under article 51. So these two should be on your fingertips, especially article 50, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि which article separates the judiciary from executive, तो straight away the answer would be article 50। ये मैचिंग में भी आ सकता है, मे बी वन वर्ड क्वेश्चन में भी आ सकता है। ओके, नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ठीक है, ये अभी हमने पढ़ा भी, तो चलिए मैं समझाती हूँ आपको। देखिए, दिस इज़ अ रीज़न वाई आई टॉट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स फर्स्ट एंड देन मूव्ड ऑन टू फंडामेंटल राइट्स। देखिए, फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बीच में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसिएबल, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स जस्टिसिएबल होते हैं एंड दे आर लीगली एनफोर्सिएबल, ठीक है, लीगली एनफोर्सेबल होते हैं। जो मैंने आपको शुरू में कहा था, इट वॉज जस्ट अ वे टू एक्सप्लेन इट टू यू, ऐसा होता नहीं है, जस्टिसिएबल होते हैं, ठीक है, और मैंने नॉन एनफोर्सेबल की बात की थी, पर जस्टिसिएबल होते हैं, ठीक है, एंड दे आर लीगली एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट्स इन केस ऑफ देयर वायलेशन। अगर इनको वायलेट किया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, हम इनके लिए जाके कोर्ट में भी बोला जा सकता है। एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, दीज आर नॉन जस्टिसिएबल, ये नॉन जस्टिसिएबल होते हैं, दैट इज़ दे आर नॉट लीगली बाइंडिंग, आई मीन लीगली एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट्स फॉर देयर वायलेशन। नेक्स्ट इज दे आर नेगेटिव इन नेचर, ठीक है, तो ये नेगेटिव होते हैं नेचर में। एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर पॉजिटिव इन नेचर, ठीक है, दे हैव लीगल सैंक्शंस, इनके लीगल सैंक्शंस होते हैं। ऑफ कोर्स जब लीगली एनफोर्सेबल है तो लीगल सैंक्शंस तो होंगे ही। दीज हैव मॉरल एंड पॉलिटिकल सैंक्शंस, इनके मॉरल और पॉलिटिकल सैंक्शंस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज द एम एट स्टैब्लिशिंग पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करना इनका एम होता है, ठीक है। द एम एट एस्टैब्लिशिंग सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, ठीक है, इनका फोकस ज़्यादा सोशल चीज़ों पे और इकोनॉमिक फैक्टर्स पे ज़्यादा रहता है, ठीक है, वो पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ये सोशल एंड इकोनॉमिक से। प्रमोट्स वेलफेयर ऑफ द इंडिविजुअल, किसी भी व्यक्ति का वेलफेयर के लिए ये काम करते हैं फंडामेंटल राइट्स। एंड प्रमोट्स
कम्युनिटी वेलफेयर, जब मैंने बात ही किया सोशल और इकोनॉमिक की, तो कम्युनिटी तो आती ही है। दे आर ऑटोमेटिकली एनफोर्स्ड, ये अपने आप ही एनफोर्स हो जाते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट इज दे रिक्वायर लेजिस्लेशन फॉर देयर इम्प्लीमेंटेशन, इनको लेजिस्लेशन की ज़रूरत होती है। कैसे? अरे लेजिस्लेट करके हम जब लॉज बनाएंगे तभी तो हम डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करेंगे। सो दिस इज़ like it needs the implementation, the legislation of laws to get implemented. Okay, so I hope you might have understood something and much more about it. ठीक है, मुझसे कुछ गड़बड़ हो गया था समझाने में, so kindly ignore that part. I have re-explained it up over here. So thank you for watching the video with me till the end. I would come up with another topic in an interesting manner in the next video.